जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा कि हीरा और मोती अपने नए मालिक के घर से एक छोटी बच्ची की मदद से भागते हैं। भागते भागते वो अपने गांव का रास्ता भूल जाते हैं। जब थक जाते हैं तो एक मटर के खेत में मटर खाते हैं और अपनी आज़ादी का मजा ले रहे होते हैं। उसी समय वो एक सांड को अपनी तरफ आता देखते हैं जो कि उनकी तरफ आक्रमण कर रहा था। अब हीरा और मोती सोचते हैं कि भागे और लड़ेंगे तो दोनों को इससे नहीं निपट पाएंगे। हीरा बोलता है भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। मोती कहता है इससे लड़ना पॉसिबल नहीं है और जो दौड़ा है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ आया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने अगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। तो हमने देखा कि किस तरह, क्योंकि सांड को एक एक से ही लड़ने की आदत थी, लेकिन दोनों ने मिल के लड़ा तो सांड जैसे बलशाली शत्रु को भी हरा दिया। इससे ये पता चलता है कि अगर संगठित होकर काम किया जाए तो बड़े से बड़े शत्रु को भी हराया जा सकता है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे बस सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेके दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पे था, निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। हीरा और मोती को फिर से पकड़ लिया वो, क्योंकि मोती ने उस समय उसकी बात नहीं सुनी और मटर खाने लगा। तो उस खेत के मालिक आ गए और उसको पकड़ लिया, दोनों को कांजी हाउस में। और क्योंकि हीरा उसको छोड़ के नहीं जा सकता था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए हीरा और मोती दोनों पकड़ में आ गए। और कांजी हाउस मतलब जहाँ पे जहाँ पे जानवरों को बंद करके रखा जाता है और उन्हें कसाईयों के हाथ में बेच दिया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था।
सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा बोला, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। कांजी हाउस में क्या था कि कुछ भी जानवरों को चारा नहीं, खाना नहीं दिया गया था। वो बेचारे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। वहां पे बहुत सारी भैंसे बकरियां बिकने के लिए पड़े हुए थे, लेकिन उनको कोई भी खाना पीना नहीं दिया गया था। कई तो बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दोनों ने फिर से सोचा कि भागने का यहाँ से कोई उपाय ढूंढना चाहिए, और हीरा ने हिम्मत करके धक्का मार मार के उसकी मिट्टी निकालने लगे। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उंचपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। हीरा ने कहा, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो ये सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। इस तरह दोनों दोस्त सोचने लगे कि क्या फायदा हुआ अगर हमने भागने की कोशिश भी की तो मार खाई। लेकिन हीरा ने बोला कि बंधन में पड़े रहने से तो आजादी के लिए कोशिश करना और मार खाना ज्यादा अच्छा है। इस तरह आप बार बार देखिए कि लेखक ये सब जो भी लाइनें लिख रहा है बैलों के माध्यम से, वो क्रांतिकारियों की बातें कर रहा है। क्योंकि जिस तरह क्रांतिकारी पकड़े जाते थे और फिर भागते थे और आजादी के लिए बार बार कोशिश करते थे, तो लेखक का यही कोशिश है कि आजादी सबसे बड़ी चीज होती है। एक जानवर भी आजादी के लिए कोशिश करता है, तो हम तो इंसान हैं। तो यही हाल उस समय भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का था, जो आजादी के लिए बहुत मारे खाते थे, जेलों में बंद रहते थे, लेकिन उन्हें हर हाल में आजादी चाहिए थी। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लग करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। है ना? इस तरह सब जैसे ही उसने दीवार गिराई तो सबसे पहले घोड़े भागे, फिर बकरियां, फिर भैंसे भी, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जैसे कि लेखक ने कहानी के शुरू में ही बताया कि गधा सबसे सीधा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी कोशिश नहीं करता है सिचुएशन चेंज करने के लिए, इसलिए उसको इसीलिए बहुत सीधे आदमी को गधा बोला जाता है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, तो फिर कहीं पकड़े न जाएं। तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। है ना?
कि कई लोग सोचते हैं कि फिर से पकड़े जाएंगे तो इसलिए कोशिश ही क्यों करें, तो वहीं पड़े रहते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे, आज विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। उन्होंने बाकी लोगों को तो आजाद करा दिया, लेकिन अपने मित्र हीरा की रस्सी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि हीरा को उन लोगों ने बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया था। आखिर में दोनों दोस्तों ने यह तय किया कि वो वहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ जाएगी, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठिठरियां निकल आई थी। अगर आपको याद हो तो गया के घर भी जब दोनों हीरा और मोती थे तो उनको सूखा चारा मिलता था, लेकिन वहां पे लेखक ने क्या लिखा कि उस छोटी सी बच्ची जो वो उन्हें एक रोटी रोज खिला के जाती थी, उसके प्यार के आधार के कारण वो वहां रहते थे और दुबले नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे तो सूखा चारा भी नहीं मिलता था, केवल पानी एक टाइम दिया जाता था और कोई प्यार करने वाला नहीं था, इसलिए दोनों बहुत दुर्बल हो गए। यहाँ तक कि उनकी पसलियां भी दिखने लगी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी लाल आंखें थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। है ना। दूसरे दिन क्या हुआ कि उनको बेचने की तैयारी होने लगी। वहां पे बहुत सारे लोग जमा हो गए जो कि उनको खरीदना चाहते थे लेकिन क्योंकि वो बहुत दुबले हो गए थे इसलिए उन्हें कोई भी नहीं खरीद रहा था। कुछ देर बाद एक दड़ियल सा आदमी उनको खरीदने के लिए मुंशी जी से बात करने लगा, लेकिन वो दोनों समझ गए कि ये आदमी कसाई है और इसको सोच के ही उनके दिल कांप उठे कि अब उनके मृत्यु समीप आ गई है।